पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पता चला है कि हमारा प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद करोड़ों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक है। बल्कि ज्यादा चांसेस तो गैलेक्सी में स्टार्स से ज्यादा प्लैनेट्स होने के लगते हैं। अब हम इन प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर और यहाँ तक कि जीवन के सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद आप रात के आसमान में इशारा करके कहेंगे वो रहा दूसरा अर्थ। हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ है या नहीं। एक और अर्थ, एलियन लाइफ सच सामने है, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमें मालूम है कि अगर अर्थ पर लाइफ है तो क्यों है। सन ओशंस को गर्म करता है और उससे वो परफेक्ट एनवायरनमेंट पैदा होता है जो हर तरह के जीवन के लिए जरूरी है, सबसे छोटे से लेकर उन बड़े जानवरों तक जो उन्हें खाते हैं। पहाड़, मैदानी इलाके और जंगल, यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत स्पीसीज रहती हैं जिन्हें एटमॉस्फेयर की एक मोटी चादर बचाकर रखती है। हमारे लिए ये स्वर्ग है। 20 साल पहले साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने ये जानने का फैसला किया कि रात में चमकने वाले स्टार्स के चक्कर लगा के एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ और ऐसे स्वर्ग तो नहीं है। सिर्फ पिछले 10 सालों में अचानक ही ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स का पता चला है जिनसे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया है। जब एक्सोप्लैनेट्स की तलाश शुरू की गई तो बहुत सारे और बहुत बड़े जुपिटर के साइज के एक्सोप्लैनेट्स सामने आए। इन गर्म गैसी जायंट्स को ढूंढना आसान था, पर इन पर लाइफ के होने का सवाल ही नहीं उठता था। पर अब नए टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजीज से एस्ट्रोनॉमर्स कहीं ज्यादा छोटे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स को भी ढूंढ पा रहे हैं। इसके हैरान करने वाले नतीजों के बाद हमारा खुद को यूनिवर्स में देखने का नजरिया ही बदल गया है। हमें एक बहुत खास बात पता चल चुकी है। हमारा प्लैनेट अर्थ यूनिक नहीं है, यहाँ तक कि रेयर भी नहीं है। वहां पर हजारों लाखों अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के चक्कर काट रहे हैं। कुछ स्टार्स के पास एक से ज्यादा अर्थ्स हैं जो उनके चक्कर लगा रहे हैं। वो इतनी कॉमन है अर्थ जैसे प्लैनेट्स। हम इन एक्सोप्लैनेट्स को एक स्पेस टेलीस्कोप केपलर की वजह से देख पाए हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी है जो आसमान के एक हिस्से पर नजर रखती है। केपलर की नजर लगभग 1.5 लाख स्टार्स पर रहती है और वो उन प्लैनेट्स को ढूंढता रहता है जो उन स्टार्स के चक्कर लगाते हैं। जब भी एक प्लैनेट अपने स्टार के आगे से निकलता है वो उसकी थोड़ी सी स्टार लाइट को रोकता है। अगर आप उस लाइट को प्लॉट कर रहे हो जो स्टार से आती है तो वो कम होती है और फिर बढ़ जाती है प्लैनेट के आगे निकल जाने पर। सिर्फ 4 सालों में साइंटिस्ट्स ने सिर्फ उनकी शैडोज से 1000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर लिए हैं। पर इससे ये पता नहीं चलता है कि क्या वो शैडो किसी ऐसे बड़े गैसी प्लैनेट की है जिस पर लाइफ हो ही नहीं सकती है, या फिर अर्थ जैसे लाइफ को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट की है। इसमें हम ये मेजर करते हैं कि जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से निकलता है तो उस स्टार के मुकाबले में उस प्लैनेट का एरिया क्या है जिसके आगे से वो निकल रहा है। तो ये बेसिकली एक रेशियो है। बड़े स्टार्स को क्रॉस करने वाले बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स केपलर को धोखा देते हैं। वो लाइट के उतने ही हिस्से को ब्लॉक करते हैं जितना छोटे स्टार्स के आगे से गुजर रहे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स करते हैं। ये साबित करने के लिए कि प्लैनेट का साइज अर्थ जितना है, पहले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से स्टार का साइज नापना जरूरी होता है। पर इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत ज्यादा एक्सोप्लैनेट बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। पर एस्ट्रोनॉमर गे वॉन स्टैसिन ने इसका एक कमाल का शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। ये रॉ केपलर डेटा को साउंड में बदल देते हैं।
वो जिसे केपलर टेलीस्कोप मेजर करता है और जो डेटा हम यूज करते हैं वो उस स्टार की फ्लिकरिंग की वजह से ब्राइटनेस में आए छोटे बदलाव होते हैं जो उसकी सरफेस पर गैसेस के बॉइलिंग और रोलिंग मोशन से पैदा होती है। फिर हम ये करते हैं कि उस लाइट फ्लिकरिंग डेटा को लेकर उसे अपने साउंड स्टूडियोज में ऑडियो फ्रीक्वेंसीज में बदल देते हैं और इस तरह हम उसे साउंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम एक्चुअली लाइट से डिटेक्ट कर रहे हैं। वो स्टार जितना बड़ा होता है उसके सरफेस पर एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए बड़े स्टार्स ज्यादा जोर से फ्लिकर करते हैं। इसे साउंड में बदलते ही वो एक्टिविटी कान फाड़ने वाली हिस बन जाती है। अब कुछ स्टार्स की आवाज सुनते हैं। Okay. जरा रेड जायंट स्टार की आवाज सुनाना प्लीज। अब मैं यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। ये बहुत बड़ा स्टार है, बहुत कम डेंसिटी है, इसलिए बहुत ज्यादा हिस सुनाई दे रही है, जो कि इस बड़े रेड जायंट स्टार के सरफेस पर हो रही जोरदार बॉइलिंग और चर्निंग का नतीजा है। क्या अब हम छोटे स्टार को सुन सकते हैं प्लीज? छोटे स्टार्स में साउंड प्रोफाइल को सन स्पॉट्स डोमिनेट करते हैं, जिससे एक लो फ्रीक्वेंसी ड्रोन क्रिएट होता है। इस तरह के साउंड में क्लिक्स की एक सीरीज होती है। कर्रर्र। इन क्लिक्स के नीचे होती है वो हल्की हिस, जिससे स्टार के साइज का पता चलता है। इसके नीचे बहुत लो लेवल पर होती है थोड़ी सी हिस। ये जो थोड़ी सी है ये एक्चुअली वो लाइट फ्लिकरिंग है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इस बैकग्राउंड हिस के लेवल को एक्यूरेटली मेजर करके केपॉन स्टार के साइज का पता लगा सकते हैं। इस केस में इसका साइज लगभग हमारे स्टार यानी सन जितना ही है। केपॉन का काम वो ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसकी उम्मीद एक्सोप्लैनेट हंटर्स कर रहे थे। ये सस्ता है, इसके नतीजे लगभग फौरन मिल जाते हैं और एक बार स्टार का साइज पता चल जाए उसके बाद उस प्लैनेट का साइज जानना बच्चों का खेल होता है जो उसके आगे से गुजर रहा होता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आज के दौर में एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ और अगले अर्थ को ढूंढने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आज हमें ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों दुनिया मिल रही हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब अगला अर्थ हमारे सामने होगा। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि मिल्की वे में करोड़ों ऐसे अर्थ जैसे चमकीले प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पर जीवन हो सकता है। हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी जरूरी होता है। साइंटिस्ट इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्लैनेट्स पर ये जादुई चीज है या नहीं? पानी हमारे लिविंग वर्ल्ड को बांटता है। जिन्हें मिलता है खुश रहते हैं, जिन्हें नहीं मिलता दिक्कतें सहते हैं। कमाल की बात यह है कि जो पानी हम आज पीते हैं उसमें वही एटम्स हैं जो उस पानी में थे जिसे 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पीते थे। ये वही पानी है जो 400 करोड़ साल पहले शुरू के अर्थ पर बादल बनाता था। इस अर्थ पर आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हुए हैं उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक बायोकेमिकल पावर हाउस के तौर पर इसी पानी को इस्तेमाल किया है। अर्थ पर हर तरह की लाइफ को बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए होता है। ये लाइफ के लिए कॉमन इकोलॉजिकल जरूरत है। लिक्विड वाटर एवोल्यूशन को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन्स बना सकते हैं। ऐसा चार्ज से होता है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच H2O में। वो चार्जेस हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं जो नेचर में हर चीज में होते हैं। ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम लिक्विड्स में होता है। तो जब आप यूनिवर्स में देखते हैं और सोचते हैं कि लाइफ किन प्लैनेट्स पर हो सकती है तो सबसे पहले आपको ख्याल आता है लिक्विड वाटर का। ये समझने के लिए कि वहाँ कितना लिक्विड वाटर है, एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ये पता लगाना होगा कि वाटर अपने सभी फॉर्म्स में कितना कॉमन है।
हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें हर जगह पर मिला। वाटर बहुत ज्यादा कॉमन है। ये स्टार्स के बीच में मौजूद होता है अपनी गैसियस फॉर्म में। ये उस मटेरियल के क्लाउड्स में दिखता है जिनसे इस वक्त नए स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे हैं। क्योंकि वाटर स्टार्स और प्लैनेट्स का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए ये एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में बहुत सारा होना चाहिए। पर अगर आप लाइफ को ढूंढ रहे हैं तो आपको लिक्विड वाटर ढूंढना होगा, वो भी बहुत सारा। उसे ढूंढने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फेरी टेल से आइडिया लिया। सभी ने सुनी है वो फेमस स्टोरी गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, और उसमें जो पॉरेज के कप्स थे उनमें एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक बिल्कुल सही था। जब लाइफ को पॉरेज की तरह कुक करने की बात आती है तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो ना ज्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, बस सही हो। और ट्रेडिशनली हम उसे स्टार से खास दूरी पर ढूंढते हैं। शुरू में साइंटिस्ट ने तय किया कि ये जादुई फासला, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, सन के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट तक होना चाहिए। पर जैसे जैसे उन्हें और एक्सोप्लैनेट्स मिलने लगे, उन्हें लिक्विड वाटर की सीमाओं के बारे में फिर से सोचना पड़ा। ये डिस्टेंस एक जैसा नहीं हो सकता है। ये पेरेंट स्टार की ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। स्टार डिम हो तो आप पास होने चाहिए, स्टार गर्म और ब्राइट हो तो ज्यादा दूर। रहने लायक यानी हैबिटेबल जोन के बाहर के प्लैनेट्स पर भी लिक्विड ओशंस हो सकते हैं अगर उनके एटमॉस्फेयर्स ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से मोटे हों। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक एटमॉस्फेयर हो सकता है जिसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, और इसका मतलब होता है कि वो प्लैनेट बहुत दूर गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर हो सकता है और इसके बावजूद उस पर लिक्विड वाटर होता है उसके एटमॉस्फेयर की बनावट की वजह से। और जिन प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स स्टार्स के बहुत पास हैं, वो बेरंग और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होकर ओवरहीटिंग से बच सकते हैं। जब हम हैबिटेबल जोन्स को ढूंढते हैं, हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि स्टार्स के गोल्डीलॉक्स जोन के बीच में कितने पथरीले प्लैनेट्स हो सकते हैं। पता चला कि वहां 3000 करोड़ से ज्यादा पानी वाली दुनियाएं हैं। इतना ही नहीं, हाल में हुई डिस्कवरीज से पता चला है कि वो सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन की गर्माहट में रहते हैं। वहां नीले ओशंस वाले कुछ मून्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर प्लैनेट्स जो हमें मिल रहे हैं वो बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर लगभग वहीं घूम रहे हैं जहां पर सन के इर्द गिर्द अर्थ घूमता है। अगर वो प्लैनेट जो हमें मिल रहा है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है तो उसका एक मून हो सकता है, एक एटमॉस्फेयर वाला मून जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा हो। और इन पथरीले मून्स में से सबसे बड़ा हमारे घर से मिलता जुलता हो सकता है। वहां पर लाखों करोड़ों एक्सोमून्स हो सकते हैं और ऐसे अनगिनत स्वर्ग हो सकते हैं जिन पर जीवन है। डेविड किपिंग्स एक्सोमून्स को ढूंढने के लिए दूर के स्टार्स की ब्राइटनेस में आए डबल डिप्स को देखते हैं। हम एक्सोमून्स को भी उसी तरह से ढूंढते हैं जैसे प्लैनेट्स को ढूंढते हैं, उनको होस्ट स्टार के आगे से गुजरता हुआ देखकर। अब अगर उस प्लैनेट का एक मून है तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा डिप दिखेगा जो कि प्लैनेट की वजह से होगा, और फिर एक छोटा डिप दिखेगा लेफ्ट में या राइट में मून की वजह से। हैबिटेबल एक्सोमून्स पर यूनिवर्स के सबसे शानदार नजारों में से एक देख सकता है। इमेजिन कीजिए, एक पथरीली दुनिया है जिस पर अपने ओशंस और माउंटेन्स हैं, और आसमान में एक बड़ा रिंग्ड प्लैनेट और एक दहकता हुआ सिस्टर मून है जो स्पेस में गर्म मैग्मा फेंक रहा है। एक्सोप्लैनेट्स और अब साथ में एक्सोमून भी, ये सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस गैलेक्सी में लाइफ हो सकती है। पर शायद रॉकी सरफेस और लिक्विड ओशंस ही काफी नहीं होंगे। बायोलॉजी को सांस लेने के लिए चाहिए होती है हवा। सन पीछे है, अर्थ के इर्द गिर्द एक हेलो दिख रहा है, रोशनी का एक हल्का नीला रिंग
हमारा एटमॉस्फेयर, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर वो गैसेस देता है जो एडवांस्ड लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी होती है, पर साथ ही ये ओशंस को सन की तेज किरणों से भी बचाता है और पानी को उबलकर स्पेस में जाने से रोकता है। एटमॉस्फेयर के बिना हवा, बारिश, ताजा पानी और जीवन कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी होते हैं। प्लेनेट अर्थ पर नजर डालिए, आपको एहसास होगा कि बिल्कुल एप्पल की स्किन की तरह, जैसे एप्पल की स्किन एप्पल को बचाती है, हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर ओशंस को बचाता है। और यही वजह है कि हमारे इस प्लेनेट पर लाइफ है। लिविंग एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि उन्हें इन एलियन वर्ल्ड्स के इर्द गिर्द गैसेस की एक पतली चादर दिखाई देगी, जिसके लिए वो रेनबोज की पावर पर भरोसा कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे पानी सनलाइट को रेनबो में स्प्लिट करता है, एस्ट्रोनॉमर्स इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करके स्टारलाइट को कलर के एक बैंड में स्प्लिट करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये साइंस की सबसे पुरानी और कामयाब ट्रिक्स में से एक है। कुछ 100 साल पहले साइंटिस्ट ने प्रिज्म जैसी एक चीज को लेकर उसे अपने टेलीस्कोप के आगे रखना शुरू किया। तो वो सन जैसे स्टार्स से आ रही लाइट को लेते थे और उसे एक स्पेक्ट्रम में फैला देते थे, और जो उन्हें दिखा वो बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्हें लाइट का एक कंटिन्यूअस रेनबो दिखने के बजाय वो रेनबो दिखा जिसके ऊपर ये डार्क लाइन सुपर इम्पोज थी। स्टार के एटमॉस्फेयर में हर केमिकल एलिमेंट स्पेक्ट्रम के अलग हिस्सों को एब्जॉर्ब करता है, जिससे सिग्नेचर डार्क बैंड्स क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ ऊपर स्पेक्ट्रम के येलो पार्ट में 2 लाइंस हैं, जो सोडियम की वजह से हैं। स्टार्स के लिए डीएनए प्रोफाइल की तरह आज हम स्टार्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस की वजह से जानते हैं। पर हो सकता है इन्हीं लाइंस में एक बहुत कमाल का सीक्रेट एलियन एटमॉस्फेयर का या फिर शायद एलियन लाइफ का बहुत हल्का सा सिग्नल छुपा हो।